स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की व्याकरण की बुक का लेसन नंबर 29, अनुच्छेद लेखन। आज हम देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है बच्चों। अनुच्छेद लेखन किसी भी विषय पर मनन चिंतन के पश्चात उसके विभिन्न पक्षों का संक्षेप में प्रस्तुतिकरण ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कहते हैं कोई भी टॉपिक ले लो, जब उसके बारे में हम मन ही मन में सोचते हैं, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में, उस टॉपिक के हर पहलू के बारे में, और उसको संक्षेप में बहुत थोड़े शब्दों में उसको प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे निबंध का छोटा रूप भी कहा जाता है। देखो, जब आप ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो बहुत बड़ा होता है और ये निबंध का छोटा रूप होता है। होता निबंध की तरह ही है, परंतु इसमें शब्द कम होते हैं। गहन अध्ययन के बाद अभी कुछ सोच विचार कर अनुच्छेद में प्रस्तुत कर दिया गया है। यह प्रस्तुतिकरण गागर में सागर के समान है। गागर में सागर का मीनिंग होता है बच्चों, बहुत कम शब्दों में अधिक ज्ञान देना। मतलब कि हमने बोला तो बहुत कम, लिया लिखा तो बहुत कम, परंतु उसके बारे में हमें पता बहुत ज़्यादा लगा। कम शब्दों में अधिक ज्ञान देना। इसमें भाषा सरल, सुगठित और भावानुकूल होनी चाहिए। जो अनुच्छेद की भाषा है वो बहुत सरल होना चाहिए, जिससे कि पढ़ते ही अच्छे से समझ आ जाए। संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है। वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कहते हैं कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें हर चीज़ को एक क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी लाइन आगे लिख दो, पीछे लिख दो, जिसका कोई मीनिंग ही ना बने। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रम में लिखना चाहिए। शब्दों की अधिकतम सीमा 100 से 120 निर्धारित की जा सकती है। अनुच्छेद बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, इसमें शब्द 100 या फिर 120 के बीच में होने चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए बेटा किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट देखो कि विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। जिस भी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसमें क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। बारी बारी से हर चीज़ टॉपिक के बारे, उसमें पहलू के बारे में लिखना चाहिए। जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं उसके पहलू को बारी बारी से लिखना चाहिए। फिर है वाक्य छोटे और विषय अनुकूल होने चाहिए। जब हम लाइन से लिखते हैं तो लाइन छोटी होनी चाहिए और जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हो। ये ना हो कि यहाँ वहाँ की फिजूल की कोई बातें लिखे। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक व रोचक होनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए कि पढ़ते समय हमें उसका एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए और पढ़ने में अच्छा लगे, रोचक होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। देखो, अगर हम उसके बारे में फिजूल की बातें लिखते हैं, अनावश्यक, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, निबंध। तो इसलिए जो ज़रूरी हो इसमें वही लिखा जाए। और शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि शब्द सिर्फ 100 से लेकर 120 के बीच में होने चाहिए। 100 से कम भी ना हो और 120 से बहुत ज़्यादा भी ना हो। ठीक है, तो शब्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद में इतने ही शब्द होने चाहिए। जैसे आज हम फर्स्ट करेंगे, बुरा जो देखन मैं चला। ये हमारा टॉपिक है, इसके बारे में ही हमने अनुच्छेद लिखना है। तो एक साइड हम लिखेंगे संकेत बिंदु। ठीक है, संकेत बिंदु। जैसे इसका दूसरा मीनिंग है, जैसे हमने लिखा कि ऊपर बुरा जो देखन मैं चला, इसका मीनिंग है कि दूसरे व्यक्ति में दोष निकालना आसान है। इसका मीनिंग यही है हमारे टॉपिक का कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो मिनट में बता देते हैं कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या बुराई है। ठीक है, इसके नीचे देखो तो दूसरों में अवगुण कम नजर आएंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना है कि इसका रिजल्ट क्या निकला। अगर हम दूसरों में दोष निकालते हैं और हम अपने आप में कुछ भी नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, तो इसका लास्ट में रिजल्ट यही निकलेगा कि दूसरों में अवगुण कम नजर आएंगे। अगर हम अपनी कमियां देखते हैं बच्चों, तो लगेगा कि सामने वाले में तो कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने ये लिखा है। लास्ट में देखो, आत्मनिरीक्षण करने पर ज्ञान से स्वयं को सुधारो। ठीक है, जब हम आत्मनिरीक्षण होता है बच्चों, अब आत्म स्वयं का निरीक्षण करना, अपने आप का निरीक्षण करना कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। आत्मनिरीक्षण करने पर ज्ञान से स्वयं को सुधारो। कहते हैं कि अपने अंदर कमियां देखकर उसको ज्ञान से उस अपनी कमी को सुधारो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। लास्ट में लिखना है शिक्षा। अब टॉपिक पे देखो हम डिस्कस करते हैं। जब कभी भी मैं किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई करते देखता हूँ, तब मेरे मन में यह विचार आता है कि कितना सरल है दूसरों में कमियां निकालना या फिर बुराइयां ढूंढना। वो कहते हैं कि जब हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये विचार आता है कई बार कि कितना आसान है। हम मिनट में कह देते हैं कि वो बोलता बहुत है,
उसके अंदर ये कमी है, वो खाता बहुत है, कितना मोटा है, या हर किसी की बुराई करता रहता है, कुछ भी लगा लो, हम कुछ भी कमी निकाल देते हैं मिनट में किसी की। ठीक है? हमें केवल बुराइयाँ ही क्यों दिखाई देते हैं? तो वो सोच रहा है कि केवल हमें दूसरे व्यक्ति में बुराइयाँ ही क्यों नज़र आती हैं, अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखती? क्या हम दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि नहीं बहुत नाइस पर्सन है? कभी नहीं कहते, सिर्फ कमियाँ ही निकालते हैं, नहीं बोलता बहुत है, ये है, वो है, ठीक है? अभी पढ़ता नहीं है, वीक है, या साफ़ सुथरा नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। तो क्या कभी हम किसी की अच्छाई करते हैं? नहीं करते। तो कहते हैं कि क्या बुराई करने वाला व्यक्ति कभी अपने भीतर की कमजोरियां या बुराई को देखने या ढूंढने का प्रयास करता है? वो कहते हैं कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि हमारे अंदर भी तो कोई कमजोरी होएगी, हमारे अंदर भी तो कोई बुराई होएगी? वो तो हम कोशिश ही नहीं करते। यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर आत्मचिंतन करे तो वह पाएगा कि वह स्वयं भी बुराइयों का पुतला है। आत्मचिंतन होता है स्वयं के बारे में सोचना। कहते हैं कि यदि हर एक व्यक्ति दूसरों की कमियों पर ध्यान न देकर, मतलब कि दूसरों की बुराइयों पर ध्यान न देकर आत्मचिंतन करे, स्वयं पर ध्यान दे कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, तो उसे यूँ लगेगा कि मेरे अंदर तो इतनी बुराइयां हैं कि सामने वाले में, उसके कंपेयर में वो कुछ भी नहीं है। परंतु ऐसा केवल ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति को अपने अंदर केवल गुण ही दिखाई देते हैं। कहते हैं कि हर ये पॉसिबल नहीं है हर व्यक्ति के लिए कि अपनी कमियां निकाले। हम मोस्टली यही करते हैं बेटा, हर किसी की बुराई निकालते हैं, अपने अंदर तो हम झांकते ही नहीं है। तो कहते हैं कि अपनी बुराइयां निकालना तो सिर्फ एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। वह अपनी प्रशंसा और दूसरों की बुराई करते हुए नहीं थकता। कौन? एक साधारण व्यक्ति। यदि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि संपूर्ण समाज स्वयं सुधर जाएगा। कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति दूसरों की कमियां ना निकाल कर अपने आप की कमियां निकाले और उन कमियों को दूर करे तो उससे क्या होगा? अगर हर व्यक्ति अपनी कमियां दूर करेगा तो सारा समाज ही सुधर जाएगा। ठीक है? फिर है कि दूसरों में बुराइयां या अवगुण ढूंढना हमारी सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए संत कबीर दास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कहते हैं कि जब मैं बुराई देखने लगा लोगों में भी क्या है, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, कहते जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे ऐसे लगा कि मुझसे बुरा तो और कोई है ही नहीं। ठीक है? ऐसे है आपका सेकंड टॉपिक स्वावलंबन, काश मैं पक्षी बन जाता, समुंदर तट की ओर, जब मैं जादू नगरी में पहुंच गया। ऐसे काफ़ी टॉपिक हैं बच्चों। बस है यही कि आपने इनको लिखते टाइम एक तो शब्दों का ध्यान देना है कि 100 से 120 होने चाहिए। ठीक है? और स्टार्टिंग में हमने उस जो टॉपिक है हमारा उसका मीनिंग निकला है दूसरा, और लास्ट में क्या लिखना है कि हमने उसका क्या रिजल्ट निकाला, उस टॉपिक से हमने क्या सीखा। ठीक है? और जो भी आप लाइन लिखें, फिजूल की अनावश्यक बातें कोई भी ना लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड ही बातें लिखें और शब्दों का ध्यान दें। थैंक यू बच्चों।